एपिसोड 10 की शुरुआत में देखते हैं ये जिन मैथ्यू को अपने घर के अंदर लेकर आती है और इसे कहती है कि तुम तो सच में आ गए। मैथ्यू कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बिना सो नहीं सकते। ये जिन ब्लशिंग करने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा था। मैथ्यू कहता है कि चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, लेकिन ये जिन इसको रोक लेती है और कहती है कि पहले मैं साफ सफाई करके आती हूँ, बाद में अंदर भाग जाती है। अगले सीन में देखते हैं इसके रूम के अंदर होता है ये जिन अपना कुछ काम कर रही होती है। मैथ्यू पहले कैंडल जला देता है, ये जिन के पास आता है, इसके हाथ को थामता है और इसे बेड पर ले आता। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये जिन को लगता है कि ये कुछ करने वाला है, बाद में अपने फेस को ढक लेती है, लेकिन तभी सुनती है कि मैथ्यू एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। ये जिन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। मैथ्यू कहता है कि तुम्हें सोने में हेल्प कर सकता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये जिन कहती है ठीक है, लेकिन तुम कब सोओगे। मैथ्यू कहता है तुम्हारे सोने के बाद मैं सोफे पर सो जाऊंगा, लेकिन ये जिन मना करती है और कहती है कि मेरा बेड ज़्यादा कंफर्टेबल है, तुम यहाँ पर सो सकते हो। लेकिन मैथ्यू मना कर देता है, इसे किस करता है और कहता है कि अब तुम जल्दी सो जाओ। मिचेल को देखते हैं जो सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है कि मेरे भाई के बारे में क्या वो हमेशा के लिए कोरिया रहने वाला है। ये कहता है शायद मुझे सही लगता है, अब वह नहीं जाने वाला। दूसरी ओर इरिक को देखते हैं जो कि रनिंग के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ये जिन को देख लेता है। अब दोनों साथ में बात करते हैं। ये जिन कहती है कि आसपास बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें एक लिस्ट भेज दूंगी, तुम वहाँ पर जा सकते हो। दूसरी ओर मैथ्यू को देखते हैं जो कि इन दोनों के बारे में ड्रीम को देख रहा होता है। बाद में एकदम से जाग आती है। एक पर्ची को देखता है जहाँ पर ये जिन लिखा हुआ था कि मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। मैथ्यू यहाँ पर फ्रीज में कई डिश को देखता है, बाद में इन्हें टेस्ट करता है, लेकिन यह कहता है कि तो बहुत ही साल्टी है। बाद में सब्जियां लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में आता है, लेकिन हम यहाँ गेहूं को देखते हैं जो कि इसकी हेल्प करता है। मैथ्यू भी इसकी हेल्प करता है। हालांकि गेहूं इसे पूछ लेता है कि तुम इतना सारा खाना क्यों ले जा रहे हो। इसने बता दिया था घर पर खाना तो था, लेकिन वो बहुत ही साल्टी है। दोनों साथ में बिल्डिंग में अंदर आते हैं। गेहूं इसे पूछता है कि क्या तुम मेरे नेबर हो, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब इसे पता चलता है कि मैथ्यू मेरी बेटी के रूम की ओर जा रहा था और डोर ओपन करने वाला है, तभी गेहूं इसके पास आता है और कहता है कि क्या मेरा खाना सच में साल्टी था। मैथ्यू इसको देखकर चुप हो जाता है। तभी यहाँ पर ये जिन और इरिक भी आ जाते हैं। इन दोनों को देखते हैं। अगले सीन में देखते हैं चारों घर के अंदर होते हैं, जहाँ पर गेहूं इरिक से बात करता है। दोनों साथ में खाना बना रहे थे। गेहूं कहता है मुझे पता चला कि तुमने मेरी बेटी की हेल्प की थी, इसके लिए थैंक यू। हालांकि मैथ्यू से कोई बात नहीं करता, लेकिन मैथ्यू इसकी हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। खाना खाते टाइम भी केवल इरिक की परवाह करता है और इसे खाना परोसता है। इरिक और मैथ्यू खाने को लेकर कंपटीशन लगाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। हालांकि ये जिन ऐसा करने के लिए मना करती है। अगले सीन में घर पर मैथ्यू और ये जिन अकेले होते हैं, जहाँ पर ये जिन मैथ्यू से कहती है तुम ज़्यादा साल्टी खाना खा नहीं सकते हो, तो उस टाइम वह सब क्यों कर रहे थे, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैथ्यू कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा किया क्यों। वैसे मैंने तुम्हारे फ्रिज में कई डिश को देखा है, क्या तुम्हारा पिता इसको लेकर आता है, तुम उन्हें खाती क्यों नहीं हो। ये जिन कहती मुझे नहीं पता, वैसे भी खाने की कोई गलती नहीं है। मेंगहुआ को देखते हैं जो कि हेयोंगी से बात करती है और कहती है कि क्या ये जिन को सच में गुड मॉर्निंग क्रीम के बारे में कुछ नहीं पता था। हेयोंगी कहती है कि ये जिन को एक हफ्ते पहले पता चला था कि उसका जो ब्रॉडकास्ट है वह मेंगहुआ के साथ होने वाला है। हालांकि मुझे पता चल गया था कि वही इस ब्रॉडकास्ट को मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि यह ब्रॉडकास्ट तुम्हारे साथ था। तुमने पास्ट में कई बार लीव ली थी और मुझे पता था कि तुम गेहूं के साथ डेट पर जा रही हो, लेकिन एक दिन मैंने तुम दोनों को साथ में देखा, लेकिन उस टाइम तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ थी। जब पहली बार ये जिन कंपनी में आई थी मैं उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था कि वह तुम्हारी ही बेटी है। दूसरी ओर ये जिन को देखते हैं जो अपने घर पर मैथ्यू को अपने प्रोडक्ट को दिखाती है जो कि इसने प्रमोट किया था। मैथ्यू कहता है कि क्या सच में तुमने इन सबको प्रमोट किया। ये जिन हामी भरती है और कहती है कि जिस प्रकार तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा मशरूम का खेत है, उसी प्रकार ये सब मेरे लिए सब कुछ है। मैथ्यू कहता है मुझे माफ़ कर देना, अब मुझे पता चला तुम कितनी मेहनत करती हो, तुमने अकेली ने यह सब किया, मुश्किल तो रहा होगा ना। ये जिन कहती है कि हाँ शुरुआत में ऐसा था, लेकिन बाद में नहीं। वैसे भी ये सब मैंने अपनी माँ को साबित करने के लिए किया था, क्योंकि मैं उसको दिखाना चाहती थी कि मैं भी ये कर सकती हूँ। ये जिन बाद में अपने बचपन की कई फ़ोटोज़ को दिखाती है जहाँ साथ में मेंगहुआ भी होती है, लेकिन उस नंबर को भी दिखाती है जो कि इसकी माँ ने इसको दिया था और कह दिया था कि संडे वाले दिन 8 बजे मेरे पास कॉल कर लेना। सारी बातें मैथ्यू को बताती है, लेकिन साथ में कहती है कि अब ये नंबर तुम्हारे पास है, देखो कितना कोइंसिडेंस है। मैथ्यू कहता है मुझे पता है कि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। जब भी रात को तुमने मेरे पास कॉल किया था, तुम्हारी बातों को देखकर लग रहा था कि तुम अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो, लेकिन ये जिन कहती है कि ऐसा नहीं है,
ये सब मेडिसिन की वजह से है और कुछ नहीं। अगले सीन में मेंगवा को देखते हैं जो कंपनी में होती है, अपनी बेटी को देख रही थी जो कि ब्रॉडकास्ट के लिए रेडी होती है। ये जिन भी इसको नोटिस कर लेती है लेकिन इसे कोई बात नहीं करती, इसके पास से निकल जाती है। अगले सीन में मैथ्यू और मू उनको देखते हैं जो चांगो के साथ होते हैं। इन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कुछ फोटोशूट होते हैं, बाद में खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं। अपने पास्ट की बात करने लगते हैं जहाँ पर वुसू का जिक्र हो जाता है। चांगो बताता है कि उसने उस टाइम क्या किया था, लेकिन एक काम सही किया, मैथ्यू को हमारी टीम में ले आया। अब हम ये सीन देखते भी हैं। कई कंपनी वालों ने अपनी स्टॉल लगाई हुई थी, कई स्टूडेंट इनके पास आते हैं, इंटरव्यू देते हैं ताकि हमको हायर किया जा सके। यहाँ पर मैथ्यू भी आता है, स्टूडेंट इसको देख लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मैथ्यू है जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा है, ये तो शायद किसी बड़ी कंपनी में जाएगा। लेकिन तभी मैथ्यू कंपनी को देखता है जो कि वुसू की होती है। करीम को देखता है और इसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि यह डेंजर नहीं है। वुसू हामी भरता है और कहता है कि मुझे बिलीव है क्योंकि मैंने इसको बनाया है। मैथ्यू कुछ नहीं कहता, चला गया था। लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि फिर से आता है और अपनी एप्लीकेशन फिल करने लगता है। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर मैथ्यू बोझा नशे में होता है, अपने घर पर आता है। ये जिन सामने ही होती है, ये चेक कर लेता है और कहता है कि 1 मिनट तक ऐसे ही रहो। ये जिन कहती है क्या तुम नशे में हो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है, मुझे बता दो, मैं अपनी बातों से उसे परेशान कर दूंगी। लेकिन मैथ्यू कुछ नहीं कहता, दोनों सोफे पर आ गए थे। ये जिन कुछ लाने के लिए जाती है लेकिन मैथ्यू इसको जानने नहीं देता और कहता है तुम मुझे कब तक मैचूरी बुलाती रहोगी, क्या तुम मुझे मैथ्यू कह सकती हो। ये जिन भी हैप्पी हो जाती है और इसे पूछती है कि तुम्हारा नाम मैथ्यू कैसे पड़ा। बाद में बताता है कि इसकी वजह सोमली है। अब हम ये सीन देखते भी हैं। करीम की वजह से मैथ्यू की ज़िंदगी तबाह हो गई थी, अपने घर पर ही रहता था लेकिन इसके पास सोमली हर बार आती, इससे बात करती, लेकिन मैथ्यू कोई बात नहीं करता। सोमली बार बार आती है और इसे कई चीज़ देती है। ये भी बताती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और इसकी वजह ये है। अपने मास्कोट आती है और निशानों को दिखाती है। मैथ्यू को पता होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसे पूछती है तुम्हारा नाम है क्या, लेकिन ये नहीं बताता। एक बुक को देती है, इस पर एक नाम होता है जो कि मैथ्यू था और इसे कह देती है कि आज से मैं तुम्हें मैथ्यू अंकल बुलाऊंगी। प्रेजेंट में मैथ्यू ये जिन को बताता है कि सोमली ने मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्ट दिया था, अगर वह नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता, इसलिए मुझे अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ के लिए उसे भुगतान करना होगा, उसे प्रोटेक्ट रखना होगा। इरिक को देखते हैं जो चोरी छुपे अपनी सेक्रेटरी से मिलता है ताकि मिशेल इनको नहीं देख पाए। सेक्रेटरी ने बता दिया था कि मैथ्यू ने तुम्हारी बहन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई और ही कंपनी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इरिक कहता है मेरी बहन शांत बैठने वालों में से नहीं है, वे गुस्से में होनी चाहिए, लेकिन सेक्रेटरी मना कर देता है और कहता है कि वह शांति बैठी हुई है और अपना स्केड्यूल अपने दम पर देख रही है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाती। ये जिन अपने घर पर फेस वॉश करती है, मैथ्यू इसके पास आता है और इसको देख रहा होता है। ये जिन कहती है क्या हुआ, क्या मैं प्रीटी हूँ। मैथ्यू हामी भरता है और इसे कहता है कि क्या कल तुम फ्री हो, हम होटल पर वोकेशन के लिए जाएंगे। ये जिन हामी भर देती है। अगले सीन में श्योंगमी से बात करती है और इस चीज़ के बारे में बताती है। श्योंगमी से कहती है कि अपनी सभी ड्रेस रेडी कर लेना, ये एक वॉर युद्ध होने वाली है, वह ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन ये जिन कहती है कि वैसा कुछ नहीं करेगा। दूसरी ओर मू उनको देखते हैं जो कंपनी में मैथ्यू के साथ होता है, थोड़ा वर्कआउट करता है जो दिखावे के लिए था। बाद में चॉकलेट खाता है, मैथ्यू को देता है। मैथ्यू ऐसा ही करता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैथ्यू कहता है कि रहने दो, आज मुझे सारे काम फिनिश करने होंगे क्योंकि कल मैं वोकेशन पर जाऊँगा। ये जिनको देखते हैं जो कि पहले इस वोकेशन के बारे में केयर नहीं कर रही थी लेकिन अब बुझा केयर करती है, अपने घर पर होती है, कई कपड़ों को देखती है कि मुझे कौन सी आउटफिट पहननी चाहिए क्योंकि ये मेरी पहली डेट होने वाली है। स्टोर में आती है और अपने लिए नेकलेस बाय करती है। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों रेडी हो गए थे। ये जिन मैथ्यू के सामने ही होती है, अपने नेकलेस को दिखाना चाहती है लेकिन पहले मैथ्यू नोटिस नहीं करता। ये जिन बुरा मान जाती है लेकिन बाद में कह देता है कि तुम्हारा नेकलेस बहुत ही प्रीटी है। अगले सीन में होटल में आते हैं, पहले चेक इन करते हैं। ये जिन देखती है कि यहाँ पर 4 रूम होते हैं, इसे पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, लेकिन तभी मैथ्यू पीछे देखता है और यहाँ पर गाँव वाले और लोग आ गए थे और ये जिनको बताता है कि यह रूम इन्हीं के लिए हैं। तुम पिछली बार इस होटल को प्रमोट कर रही थी और मैंने 4 रूम बाय कर लिए थे, मैंने तुम्हें बता तो था ना। ये जिन कहती है कि हाँ मैं भूल गई थी। गांव वाले ये जिन के पास आते हैं और इससे मिलते हैं। हालांकि इनका कहना है कि हम तुम्हारी कंपनी में जाएंगे, क्या तुम वहाँ पर टूर करवा सकती हो। मैथ्यू कहता है कि आज ये वोकेशन पर है, लेकिन ये जिन कंपनी वालों के पास कॉल कर देती है और कहती है ठीक है आज मैं ब्रॉडकास्ट के लिए आऊँगी। अगले सीन में देखते हैं कि सभी हिट कंपनी में आते हैं और यहाँ का टूर करते हैं। सोमली अपनी बहन से कहती है कि वही पोस्टर है जो कि मैंने तुम्हारे पास सेंड किया था, शायद तुमने इसके लिए अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन ये मना कर देती है। गियों की कुछ फाइलें नीचे गिर जाती है, ये इनको उठाता है।
जिनली इसको देख लेती है और हेल्प करती है, दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। गियोंग इसको देखता है और कहता है तुम तो वही हो जिसको मैंने गांव में देखा था, क्या तुमने भी इसके लिए अप्लाई किया है? इसके लिए ऑल द बेस्ट। वैसे मेरा नाम गी होंग है, बाद में चला गया था। हालांकि जिनली इसको देखकर स्माइल करती है। अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर ये जिन ब्रॉडकास्ट करने वाली है, यहाँ पर एक मॉडल तो आ चुका है लेकिन दूसरा नहीं। ये जिनको पता नहीं होता कि मैं क्या करूँ, लेकिन तभी सोचती है और यहाँ क्वांगमो होता है इसको मॉडल बना देती है। एक आउटफिट को प्रमोट करते हैं जहाँ पर क्वांगमो कुछ पोज बनाता है और सभी को अपनी आउटफिट दिखाता है। सभी इसको लाइव देख रहे थे जहाँ पर स्योंगमी भी होती है और इसको देखकर कहती है कि वो ही हैंडसम है। अगले सीन में क्वांगमो बाहर होता है, स्योंगमी इसके पास आती है और कहती है तुमने बहुत ही अच्छा किया, ये मेरी ओर से गिफ्ट है। क्वांगमो इससे कहता है तुमने जो भी प्रोडक्ट प्रमोट किया था मैंने इन सबको बाय कर लिया, बाद में इसको दिखाता भी है। स्योंगमी से कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है? लेकिन ये मना कर देता है और कहता है मुझे कोई ना कोई वजह चाहिए ताकि मैं तुम्हारे पास मैसेज कर सकूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे फेस पर स्माइल देखना चाहता हूँ। स्योंगमी कहती है ठीक है, फिर तो तुमने होटल के पैकेज को बाय किया होगा ना, यामी बढ़ता है। बाद में ये कहती है कि ठीक है, साथ में वहाँ पर चलते हैं। मून कैफे में एरा को देखते हैं जो कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर मून होता है जो कि इसकी हेल्प करना चाहता है। यह कहती है तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं होती, कॉफ़ी को ले लेता है और इसके साथ साथ में आता है। दोनों घर के अंदर आ गए थे। बूढ़ी मीला कहती है कि मेरा हस्बैंड टॉयलेट करना चाहता है, क्या तुम हेल्प कर सकती हो? मून कहता ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ। बाद में हेल्प करता है और एरा इसको ध्यान से देखती है। अपने कपड़े सुखा रहा होता है, एरा को देखता है, एरा भी इसको देखती है। रात को दोनों घर पर आ रहे थे जहाँ पर एरा इसके हाथ को नोटिस करती है और कहती है तुम्हारी वॉच कहाँ पर गई? मून कहता है तुमने तो कहा था कि वह वॉच तुम्हारी टाइप की नहीं है, तुम मुझसे हेट करती हो। लेकिन एरा कहती है कि कोई था जो कि मुझे परेशान किया करता था और उसने उसी वॉच को पहना हुआ था, इसलिए मैंने कह दिया। ये जिन को देखते हैं जो कि मैथ्यू से कहती तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हें गाँव वालों के पास जाना चाहिए। ये इसे पूछता है क्या तुम नाराज़ हो, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन तभी मैथ्यू कहता है कि हमारी इसलिए डेट अभी शुरू होगी। बाद में से बाहर ले जाता है जहाँ दोनों साथ में खाना खाते हैं और भी कई एक्टिविटी करते हैं। लाइब्रेरी में आते हैं, बुक रीड करते हैं और किस करते हैं। अगले सीन में देखते हैं दोनों बाहर होते हैं जहाँ पर मैथ्यू कह रहा होता है कि कल मैं गाँव वालों के साथ यहाँ से जाऊँगा, मुझे उन्हें गाँव में ले जाना होगा। ये जिन कहती है कि क्वांगमो है ना वैसा कर देगा, लेकिन यह कहता है कि मैं करना चाहता हूँ। ये जिन कहती है कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, मैंने तुम्हारी लैब वाली फ़ोटो देखी थी, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे थे और स्माइल कर रहे थे, मुझे लगता है तुम्हें फिर से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना चाहिए। चिंता मत करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मेरे शोल्डर बहुत ही अच्छे हैं, इन पर कितने बर्डन आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं होती। मिचेल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है, एक फाइल को देख रही होती है, लेकिन तभी चिल्लाते हुए सेक्रेटरी आ रहा था, ये फाइल को छुपा देती है। सेक्रेटरी अंदर आता है और इसे कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन तभी रिक आता है और फाइल को देखने लगता है, लेकिन इसे नहीं मिलती। लेकिन तभी दराज को देखता है। दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर दोनों पार्किंग में आ जाते हैं। सेक्रेटरी दिखा रहा होता है कि मैं तेज़ गाड़ी चला रहा था और तुम्हारा सैंडविच खराब हो गया। मिचेल कहती है क्या तुम इसी जैसे मुझे बुला रहे थे? यामी बढ़ता है, ये इसको पकड़ती है और कहती है तुम करना क्या चाहते हो, अगर अगली बार फिर से ऐसा कुछ किया तो देख लेना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अपने ऑफिस में आती है, लेकिन एरिक पहले से जा चुका था। दूसरी ओर मैथ्यू को देखते हैं जो सभी को गाँव में लेकर आता है। सोमली अपनी बहन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं मैथ्यू के साथ जाऊँगी। मैथ्यू से अपने साथ ले गया था। जिनली इन दोनों को जाते हुए देखती है, इसे घर पर लाकर सुला देता है, लेकिन बाद में ऐसे याद करता है कि मैंने पहले से बात की थी और कहा था कि क्या तुम दोनों की फाइट हुई थी। अब सोमली कहती है कि जब मैं सियोल में थी हम बुके में गए थे, मैंने कुछ खाना चाहा लेकिन मेरी बहन ने मना कर दिया। अगले सीन में देखते हैं कि सोमली सो गई थी और इसे लेकर स्टोर में आता है, सामने जिनली होती है। अब जिनली मैथ्यू से बात करती है, पैसे देती है और कहती है कि हमारा लास्ट की रहा है क्योंकि मैं सोमली को लेकर सियोल में जाने वाली हूँ, वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसका चेकअप वहीं पर होगा। मैथ्यू कहता है कि मैं साथ में चल सकता हूँ, लेकिन ये मना कर देती है। मैथ्यू बाद में कहता है ठीक है, मैं सोमली को बता दूंगा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके फेस के साथ वो मैंने ही किया है, वैसे भी उसे एक दिन पता ही चल जाएगा, लेकिन जिनली मना कर देती है। रात को देखते हैं जहाँ पर जिनली मैथ्यू के पास कॉल करती है और कहती है मुझे नहीं पता कि सोमली कहाँ पर गई, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। माइक के जरिए गाँव वालों को बता दिया जाता है कि सोमली गुम हो गई है, उसे ढूंढना होगा। बाद में सभी ऐसे ही करते हैं। मैथ्यू ढूंढ रहा होता है लेकिन इसको नहीं मिलती, लेकिन बाद में सोचता है कि वो वहीं पर हो सकती है जहाँ पर मैं छिपा करता था। अपने घर के पीछे आता है और यहाँ पर सोमली बैठी हुई थी, इसके पास आकर कहता है क्या तुम ठीक हो, यहाँ पर क्या कर रही हो?
सोमली कहती मुझे पहले से ही पता था कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैथ्यू कहता मुझे माफ़ कर देना। सोमली कहती है तुम हर टाइम माफ़ी मांगा करते थे, मेरे साथ फील्ड ट्रिप पर गए थे, तुमने मुझे खाना खिलाया, कपड़े दिए और भी कई काम किए थे। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। लेकिन मैंने सुना कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमको छोड़ दिया था। प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहो। मैथ्यू बाद में चेक कर लेता है और कहता ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जिनली बहुत ही परेशान होती है, लेकिन तभी मैथ्यू सोमली को लेकर आता है। सोमली अपनी बहन से मिलती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं सियोल में नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रहूँगी। जिनली कहती है ठीक है, हम यहीं पर रहेंगे। ईरिक को देखते हैं जो कि फाइल को देख रहा होता है। ये चीज याद करता है कि मुझे की मिल गई थी और मैंने दराज को ओपन किया और इस फाइल को देख लिया था। इन्हें पता चलता है कि मिचेल एशियन मार्केट में आना चाहती है। सेक्रेटरी कहता है कि हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है, पता नहीं तुम्हारी बहन ऐसा करके हो रही है। दूसरी ओर मैथ्यू को देखते हैं जो येजिन को लेकर अपनी लैब में आता है। इसको दिखा रहा होता है कि हम कैसे काम करते हैं। बाद में कह देता है कि मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फिर से बनाऊंगा क्योंकि मैंने सोमली से वादा किया है और कुछ भी हो जाए इस बार मैं सही क्रीम बनाऊंगा। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर मिचेल चांगो से मिलती है और इसे कहती है तुमने कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे। चांगो कहता है कि आने के लिए थैंक यू। अभी कहता है कि मैं मैथ्यू को बर्बाद कर दूंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।